मेरी शादी के 8 साल बाद मेरे पति का मृत्यु हो गया। उसे हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हुई थी। मैं जवानी में ही विधवा हो गई। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। अगर मैं ऐसे कहूँ कि इस दुख ने मुझे जीते जी मार दिया था तो यह बात गलत नहीं होगी। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने मेरा कोई साथ न दिया, बल्कि यही कहा कि मैं ही मनहूस हूँ, अपने पति को खा गई हूँ, और फिर यह कहकर मुझे अपने घर से निकाल दिया कि हमारे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं रोती तड़पती रही कि अगर इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो सिर्फ मेरी बेटी को ही कबूल कर लें। मैं इस मासूम को लेकर कहाँ जाऊंगी। आपको पता है मेरे पति किशन की जान थी अपनी बेटी आलिया में, मगर मेरे ससुराल वाले तो शायद ये बात भूल गए थे कि उन्होंने भी मरना है। वो जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं उसके बारे में भगवान उनसे जरूर सवाल करेगा, तो फिर वह क्या जवाब देंगे। मैंने 1000 बार मिन्नत की, उनके पैर तक पकड़ लिए, मगर उन्होंने मेरी बात न मानी और आलिया का हाथ मेरे हाथ में थमाकर धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। मेरे 3 भाई थे और 3 भाभियाँ। फिर आगे उनकी अपनी औलाद थी। पापा भी बहुत बूढ़े हो चुके थे। मम्मी का तो बरसों पहले ही मृत्यु हो गया था। पापा ने मुझे दिल से कबूल किया था, जबकि मेरे भाइयों की तो सांस रुक गई थी कि बहन घर आ गई है तो इसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। उनका रवैया मेरे साथ खराब था। भाभी ने तो मुझे इंसान समझना भी छोड़ दिया था। तब पापा कहने लगे कि मेरी बेटी के खर्चे की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। भगवान का शुक्र करे कि मुझे हर माह पेंशन के पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और अपनी नवासी का ख्याल रख सकता हूँ। यह बातें सुनकर मेरे भाई जरा से नरम पड़ गए थे, मगर भाभियों के तेवर अभी भी खराब थे। वो कहने लगी आलिया और तनु आ गई हैं तो एक कमरा उन्होंने बुक कर लिया है। हमारे घर में तो पहले ही रहने को जगह नहीं है। इस चीज के जवाब में भी पापा ही बोले थे। वो कहने लगे कि मेरी बेटी मेरे कमरे में रह सकती है। अब मैं पापा और आलिया की कमरे में रहने लगे थे। मैं देखती थी कि पापा सारा दिन खांसते रहते हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। वो बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मुझे कहने लगे मेरी बात सुनो। मैं उनके पास जाकर बैठ गई तो बोले मेरे माथे पर झुर्रियाँ नजर आ रही है ना। उन्होंने यह बात इस लहजे में कही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगे रोना नहीं, हिम्मत करो, मेरी बेटी तो बड़ी बहादुर है। अब मेरी बात तुमने बड़ी गौर से सुननी है। तुम तो जानती हो कि मौत का वक्त नहीं होता, कोई जवानी में चला जाता है तो कोई बुढ़ापे में, मगर अब मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही है। मुझे पता है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें अगले घर विदा कर दूं। पापा की यह बात सुनकर मैं तो घबरा ही गई थी। मैं बोली यह नामुमकिन है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। पापा कहने लगे ठीक है, ना करो शादी, अपनी बेटी को यूं ही जलील होता रहने दो। क्या मैं नहीं देखता कि तुम्हारी भाई और तुम्हारी भाभी नन्ही सी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं। अगर वो ऐसे ही माहौल में रही तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। वो कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाएगी, हमेशा लोगों के जूते सीधी करती रहेगी। क्या तुम्हें यह कबूल है? मैं पापा की बात सुनकर फुट फुट कर रोने लगी। मैं बोली पापा, अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो क्या मेरा पति मेरी बच्ची को कबूल कर लेगा? वो भी तो सारी जिंदगी मेरी बच्ची पर ही झुलम ढाएगा ना। पापा कहने लगे मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा ही नहीं, मैं सोच समझकर फैसला करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की खातिर शादी कर लो। मैं पापा की बातें सुनकर चुप ही रही थी, जबकि सच कहो तो मैं अपनी बेटी को ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि सौतेला बाप मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करने वाला था। वह एक निवाले के बदले उसे कितने ताने देने वाला था। यह सब बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबराता रहता था, मगर जब अपने भाइयों और भाभियों के माथों पर सलवटे देखती तो भी मेरा दिल बैठने लगता था। मैंने पापा से कई बार कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर पापा ने मुझे अपना कसम देकर मना लिया था। और पापा के देहांत से 2 हफ्ते पहले ही मैं जितेंद्र की बीवी बनकर उसके घर आ गई थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह मेरी और आलिया को हमेशा हर चीज में आके रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, उसे बेटियों सम्मान देगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मुझे मालूम है कि लोग शुरू में कस्में वादे ही करते हैं, मगर बाद में वो ये बातें भूल जाते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। मुझे यह भी समझ नहीं आती थी कि क्या मेरी बेटी एक अनजान शख्स को अपनी बाप की तरह कबूल करेगी भी या नहीं। मैं यही बातें सोच सोच कर अब मैं घबराती रहती थी। जितेंद्र ने मेरी परेशानी देखी तो वो कहने लगा कि तुम परेशान होना छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मगर मेरा दिल कहाँ बहलता था। फिर मैंने महसूस किया कि जितेंद्र एक अच्छा इंसान है। वह आलिया के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश किया करता था। कभी आलिया के लिए चॉकलेट्स लेकर आता तो कभी खिलौने। अक्सर वह उसे अपने साथ बाहर खेलने के लिए भी ले जाया करता था। जब आलिया वापस आती तो बहुत खुश दिखाई देती थी। अब आलिया भी आहिस्ता आहिस्ता जितेंद्र के साथ घुल मिल गई थी। वह उसे पापा कहने लगी थी
और जितेंद्र भी उसका बहुत ख्याल रखता था। यह सब देखकर मेरी फिक्र और परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को एक महफूज छत मिल गई थी। वह आदमी जो मेरा पति बना था, वो मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखता था, और एक तरफ मेरे सगे भाई थे जो मुझे और मेरी बेटी को देखना भी नहीं चाहते थे। मेरी आलिया 7 बरस की थी जब जितेंद्र हमारी जिंदगी में शामिल हुआ था। उसने आलिया को बेहतरीन स्कूल में डाला था, उसका हर तरह से ख्याल रखा था, और आज मेरी बेटी जवान हो गई थी तो उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। यह बात तो जैसे मैंने अपने सर पर ही सवार कर ली थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर ही बने। मैंने यह बात जितेंद्र से भी की थी। वो कहने लगा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जानू और मेरा काम। मैं बोली जितेंद्र, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। जितेंद्र कहने लगा कि तुम मुझे अपनी ईमान से बताओ कि आज तक मैंने तुम्हें कभी पैसों की कमी होने दी है? मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान किया है? तुम्हें किसी चीज के लिए तरसाया है? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली जितेंद्र, आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा है, आपने हमें हर चीज दी है। तो जितेंद्र कहने लगा फिर फिक्र किस बात की है, मैं आलिया को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। फिर जितेंद्र ने जैसे कहा था उसने वैसा ही किया। मुझे नहीं मालूम कि उसने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया था, उसके पास पैसे कहाँ से आए थे। उसने आलिया के सारे खर्चे बर्दाश्त किए थे, और आज मैं ये बात फख्र से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी मेरी पति की वजह से डॉक्टर बन गई है। वो एक बहुत बड़े अस्पताल में बाकायदा तौर पर जाने लगी है। उन दिनों मेरे और जितेंद्र के तो कदम ही जमीन पर नहीं टिकते थे। मुझे लगता था कि अब जिंदगी में मुझे हर चीज हासिल हो गई है, अब मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मगर हमें क्या पता होता है कि आने वाला लम्हा हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। यही हुआ। शाम में चरपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी जब आलिया मेरे पास आकर बैठ गई। वह कहने लगी, मम्मी मेरी जिंदगी में एक कमी रही है, वह आपने और पापा ने कभी पूरी नहीं की। आलिया का शिकवा सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। मैं बोली, बेटी मैंने और तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी कोशिश की है, तुम्हारे लिए हर चीज का इंतजाम करें, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करें। तुम हमें बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो हम पूरा नहीं कर सके। आलिया कहने लगी, मम्मी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बहन या भाई होता, मगर मेरी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। अब मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरा कोई बहन या भाई इस दुनिया में ले आए। मैं तो आलिया की बात सुनकर हंस दी थी। मैं बोली, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? अब तो मेरी नानी बनने की उम्र है और तुम मुझे माँ बनाना चाहती हो। आलिया कहने लगी, मम्मी जो भी हो जाए मुझे मेरा बहन या भाई चाहिए। मैं बोली, चल पगली मेरा दिमाग ना चाट, मैं तो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ। अब तुम बच्चों को खिलाने वाले शौक अपने अगले घर जाकर ही पूरे करना। इतना कहकर मैं उठकर किचन में आ गई थी। मुझे लगा यह बात आई गई हो गई होगी, मगर जैसे ही रात में सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए तो जितेंद्र कहने लगा, तुम्हें नहीं लगता तनु कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है? मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, जितेंद्र कैसी कमी? वह कहने लगा, तुम देख रही हो ना, आलिया जवान हो गई है, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, वह ब्याह कर अगले घर चली जाएगी, तो तुम और मैं क्या करेंगे? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? हम दोनों ने अपनी सारी जिंदगी आलिया की परवरिश में गुजार दी और हमें एहसास तक न हुआ कि हमें अपनी औलाद की भी जरूरत है। अब मैं सोचता हूँ तो दिल से परेशान हो जाता हूँ कि हमने अपनी तरफ ध्यान क्यों नहीं दी। तनु मैं औलाद चाहता हूँ। मैं हैरान रह गई। मेरे पति ने तो आज से पहले यह बात कभी भी नहीं की थी। मैं बोली, जितेंद्र अब मैं बच्चे कहाँ संभाल सकती हूँ, मेरी उम्र देखो ज्यादा हो गई है। वह कहने लगा, तनु मुझे सच में औलाद की जरूरत है, अगर तुम औलाद नहीं दे सकती तो तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करूँगा। जैसा उसे खिलाऊंगा वैसा ही तुम्हें खिलाऊंगा, जैसा दूसरी बीवी को पहनाऊंगा वैसा तुम्हें भी पहनाऊंगा। बोलो मंजूर है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, जितेंद्र क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है? वह कहने लगा, नहीं मैंने अभी तक तो अपने लिए कोई रिश्ता तलाश नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे औलाद दे दोगी तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरा और जितेंद्र का बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। वो एक अच्छा हमसफर था। मैं उसे किसी कीमत पर भी गंवाना नहीं चाहती थी। अब मुझे भी औलाद के बारे में सोचना पड़ा था। मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी तो मैंने उसी से मदद लेने का सोचा था। जैसे ही सुबह आलिया नाश्ते पर आई, मैं उसे कहने लगी, आलिया कल तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें बहन की जरूरत है, तो तुमने ये बात कैसे कह दी? क्या तुम्हें मेरी उम्र का एहसास नहीं है? इस उम्र में हम लोग बच्चे कैसे जन सकते हैं? आलिया कहने लगी, मम्मी आप इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र मत करें। मैं जिस डॉक्टर के साथ काम करती हूँ उसका 30 साल का तजुर्बा है। उसके पास एक ऐसी गोली है जिसे खाते ही औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि औलाद हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं अपनी डॉक्टर से वो गोली ले आऊंगी। मैंने सर हिला दिया और कहा कि हाँ आलिया, तुम मेरे लिए वो गोली ले आना और इस्तेमाल का तरीका भी पूछ लेना। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। उसने उठकर मुझे गले लगा लिया था और कहने लगी, मम्मी आप इस चीज की तो फिक्र ही ना करें,
आलिया घर से चली गई तो मैं सोचने लगी थी कि क्या मैं अब इस उम्र में बच्चे पैदा करती अच्छी लगूंगी, मगर क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। मैं अपना घर उजड़ता नहीं देख सकती थी, मैं अपने पति को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं औलाद पैदा करने की कोशिश जरूर करूंगी। रात में आलिया मेरे लिए वो गोली ले आई थी जिसका उसने मुझे जिक्र किया था। कहने लगी, मम्मी यह गोली आपको हर रात खाकर सोना है, इसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। मैंने हामी भर ली थी और उसके सामने वो गोली निगल ली थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे नींद आने लगी, सर चकराने लगा था। मैं बोली, मुझे तो नींद आ रही है, ये कैसी गोली है? वो कहने लगी, जी मम्मी, इस गोली से नींद भी आती है, मगर आप फिक्र ना करें, अगर आपको औलाद चाहिए तो थोड़ी सी तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैंने भी सोचा कि हाँ, बात तो ठीक है। खैर अब मैं वह गोली इस्तेमाल करने लगी थी। हर रात मुझे बहुत जल्द नींद आ जाया करती थी। सुबह उठती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, जिस्म टूटा टूटा हुआ सा लगता था, कपड़ों पर भी गंदे का निशान होता था। मैंने आलिया से कहा कि मेरे कपड़ों पर कुछ निशान है। वो मेरी तरफ देखकर हंसी और बोली, मम्मी आपका क्या मतलब है कि ये निशान गोली को ऐसे लगे हैं? उसने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा था जैसे कह रही हो कि मम्मी आप तो बिल्कुल ही दीवानी हो गई हैं। मैंने जल्दी से सर झटक दिया, बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं परेशान हो गई थी इसलिए पूछ रही हूँ। वो कहने लगी, मम्मी मुझे नहीं मालूम, आप ये बात पापा से पूछें, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में सोई हुई होती हूँ। मैंने इस बात का जितेंद्र के साथ भी जिक्र किया था। मैं कहने लगी, जितेंद्र रात में मैं जल्दी सो जाती हूँ तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होती? पहले तो मैं आपको चाय बनाकर देती थी, मगर आजकल तो बहुत जल्दी सो जाती हूँ। जितेंद्र कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी औलाद की खातिर चाय की कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। तुम जल्दी सो जाती हो तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं बोली, जितेंद्र तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहने लगा, हाँ हाँ कहो। मैं बोली, सुबह जब मैं नींद से उठती हूँ तो मेरे कपड़ों पर गंदा सा लगा होता है, तुम्हें वजह मालूम है इसकी? जितेंद्र हंस दिया था। कहने लगा, तनु जैसे ही तुम सोती हो तुम्हारे 5-10 मिनट के बाद मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि पहले तो तुम मुझे चाय बनाकर देती थी, अब तो कोई चाय बनाने वाला भी नहीं होता, इसलिए मुझे भी जल्दी नींद आ जाती है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा होता है और कैसे लगता है। जितेंद्र की बातें सुनकर मैंने सोचा कि मुझे बिना वजह परेशान नहीं होना चाहिए, ये बस मेरा वहम ही होगा, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। अब मुझे आलिया की फिक्र रहने लगी थी। मैंने जितेंद्र से कहा कि आलिया अब जवान हो गई है, हमें इसकी शादी का कोई इंतजाम करना चाहिए। वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें चाहिए तुम रिश्ते कराने वाली औरत से बात करो और उनसे कहो कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करें। मुझे जितेंद्र की बात अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फौरन से रिश्ते कराने वाली औरत से बात किया था और उसे कहा था कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे। वह कहने लगी, तुम तो फिक्र ही ना करो, तुम्हारी लड़की खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वह डॉक्टर है, इसके लिए तो झट से रिश्ता मिल जाएगा। मैं यह बात सुनकर इत्मीनान हो गई थी। अगले दिन वह औरत एक रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। रिश्ता भी काफी सही था, जैसे मेरी डॉक्टर थी वैसे ही लड़का भी डॉक्टर था। मुझे यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कि मैं अपने पति से बात करके आपको जवाब दूंगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त जितेंद्र घर पर मौजूद नहीं था। वो लोग लड़के की तस्वीर हमें दे गए थे। मैंने आलिया को तस्वीर दिखाई तो आलिया मुस्कुराकर कहने लगी कि मम्मी लड़का तो सही है, आगे जैसी आपकी और पापा की मर्जी। मैं उसकी तरफ से अच्छा जवाब पाकर खुश हो गई थी। अब मुझे जितेंद्र की वापसी की फिक्र थी। मैं चाहती थी कि वह घर वापस आए ताकि मैं उससे लड़के की तस्वीर दिखा सकूं। जितेंद्र जब घर आया तो मैंने उसे कहा कि देखो हमारी बेटी के लिए डॉक्टर का रिश्ता आया है, तुम्हें कैसा लगा लड़का? जितेंद्र ने तस्वीर देखी तो वो कुछ बुझ सा गया था। कहने लगा, लड़का सही है, पहले तुम आलिया से पूछ लो। मैं बोली, आलिया को भी ये लड़का मंजूर है। मेरी बात सुनकर जितेंद्र के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह कहने लगा, माँ बेटी ने रिश्ता पसंद करके मुझे बता दिया, ये भी बड़ा एहसान है, नहीं तो तुम्हें चाहिए था कि आलिया को विदा करके ही मुझे बता देती कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। मैं बोली, नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे बात किए बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। मैंने तो लड़के वालों को भी यही कहा है कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकती, पहले अपने पति से बात करूंगी। जितेंद्र ने नहीं में सर हिलाया और कहने लगा, बस बस रहने दो, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया है। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। मैंने आलिया को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि जाकर अपने बाप को मना कर आओ। पता नहीं क्यों उसे छोटी सी बात इतनी बुरी लग गई है। आलिया भी जितेंद्र के पीछे ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही अंदर से कुंडी लगने की आवाज आई थी। मैं दंग रह गई थी कि यह कुंडी क्यों लगा ली है। फिर सोचा कि शायद आलिया मना रही हो बाप को। आलिया काफी देर बाद कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बोली, तुम्हारे पापा मान गए क्या? तो उसने नहीं में सर हिला दिया और कहने लगी, मम्मी मुझे नहीं करनी शादी। मुझे जितेंद्र पर बहुत गुस्सा आया था कि उसने ना जाने आलिया से क्या उल्टा सीधा कह दिया है। जो बच्ची रो भी रही है और शादी से इनकार भी कर दिया।
मैंने सोचा कि अभी इस बात को छोड़ देती हूँ, फिर बाद में जितेंद्र से बात करूंगी। खैर रात के वक्त मैंने जितेंद्र से कहा कि तुमने आलिया से क्या कहा है कि वो रिश्ता से ही इनकार कर दिया है। जितेंद्र का रंग फीका हो गया था। वो कहने लगा कि मैंने क्या कहना था, उसे बस मैंने यही कहा कि तुम माँ बेटी ने पहले ही रिश्ता पसंद कर लिया है, मुझे तो बताया भी नहीं। मैं चुप कर गई थी। मैं सुबह जब आलिया के पास गई तो आलिया अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैं बोली, आलिया मैंने आज लड़के वालों को फोन करना है, मैं हामी भर दूंगी। आलिया ने नाम में सर हिला दिया। मैं बोली, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? तो वो कहने लगी, मम्मी मैं शादी के काबिल नहीं रही। यह बात सुनकर मुझे जोर का झटका लगा था। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या बक रही हो? आलिया कहने लगी, मम्मी मैंने जो कहा है बस उसी पर ध्यान दे, यही आपके लिए बेहतर होगा। वो इतना कहकर चली गई थी। मुझे उदासी ने घेर लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने डॉक्टर के रिश्ते से भी अभी इनकार नहीं किया था। अब उन लोगों के हर रोज मुझे फोन आते और वो जवाब का इंतजार करते थे। मैं उन्हें टाल देती थी। मैं आलिया को मनाना चाहती थी, मगर आलिया तो मेरे साथ बात करने को भी तैयार नहीं थी। वह हर वक्त खोई खोई सी रहती। जब मैं वजह पूछती तो मुझे नजरअंदाज कर देती थी। आलिया अपने बाप के साथ ज्यादा अटैच हो गई थी। मुझसे उसने बड़ी दूरी कर ली थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो रात को गोली खाती, इसकी वजह से सारा दिन भी सोई रहती थी और बदन भी थकावट से चूर चूर रहता था। आलिया जैसे अस्पताल से वापस आती, अपने बाप के पास जाकर बैठ जाती। वह दोनों ना जाने मुझसे छुप छुप कर क्या बातें करते रहते थे। अब मैं उदास रहने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि आलिया की आंखों में उदासी है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती। मैंने सोचा कि क्या पता वो शादी के लिए फिक्रमंद हो, इसलिए मैंने डॉक्टर वाले रिश्ते से इनकार करके दूसरा रिश्ता घर बुलवा लिया था और जितेंद्र को पहले से खबरदार कर दिया था कि वो घर से न निकले, क्योंकि आज लड़के वालों ने आलिया को देखने आना है। लड़के वाले हमारे घर आए तो मुझे ये रिश्ता भी सही लगा था। मैंने जितेंद्र की तरफ इशारा किया कि इस रिश्ते को ओके कर दे। तभी जितेंद्र लड़के वाले से उल्टे सीधे सवाल करने लगा था। वह कहने लगा कि आप लोगों का जात क्या है? लड़के वाले कहने लगे, हमें जात से कोई मतलब नहीं है, हम हिंदू हैं और हमारे लिए यही काफी है कि लड़की भी हिंदू हो। मगर जितेंद्र फिर कहने लगा, लड़का कितने पैसे कमाता है, लड़के का बाप कितना कमाता है? लड़के की ब्याही हुई बहनें ज्यादा अरसे के लिए माँ बाप के घर तो रहने नहीं आती। यह बात सुनकर लड़के की माँ ने हैरत से जितेंद्र की तरफ देखा था और फिर कहने लगी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वह कुछ भी खाए पिए बगैर हमारे घर से चले गए थे। मैंने खा जाने वाली निगाहों से जितेंद्र को देखा था और बोली, ये भी भला कोई सवाल थे करने वाले? तुमने ये सब बातें उनसे क्यों पूछी? जितेंद्र कहने लगा, हमारी बेटी लाखों में एक है, यूं ही किसी राह चलते से उसकी शादी नहीं करनी। मैंने अच्छी तरह छानबीन करनी है, अपनी तसल्ली करनी है, फिर उसकी शादी करूंगा। मैंने तो अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यूं ही 2-3 बार और आलिया के रिश्ते आए थे, मगर जितेंद्र ने कोई न कोई बहाना तलाश करके रिश्ता वापस कर दिया था। अब मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब पूरे होश में रहूंगी। ये तभी मुमकिन था जब मैं आलिया की दी हुई गोली न खाती, इसलिए आज रात मैंने वो गोली नहीं खाई थी। खैर आज भी मुझे वक्त से ही नींद आ गई थी, मगर आधी रात को मेरी आँख किसी बोलने की आवाज से खुली थी। ये आवाज किसी और की नहीं, जितेंद्र की थी। वह कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तुम यकीन करो, मैंने एक विधवा औरत से शादी तो कर ली थी, मगर मुझे उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना औलाद और ना ही सुकून। शायद मैं यूं ही अपनी बेरंग जिंदगी गुजार भी लेता अगर मुझे इस बात का अंदाजा न हो जाता कि तुम कितनी हसीन हो। मैंने एक विधवा औरत से शादी की थी, शायद इस चीज का पुण्य भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में दिया है। देखो तुम जवान भी हो और हसीन भी, और फिर तुम मुझे कितनी आसानी से मिल गई हो। मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है। ये बात सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरा पति जितेंद्र आखिर किससे इजहार मोहब्बत कर रहा था? कमरे में पूरा अंधेरा था, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाई थी। मैंने हिम्मत जमा की और उठकर कमरे का बल्ब जला दिया था। यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी कि जितेंद्र के साथ हमारी पड़ोसन की बेटी बैठी हुई थी। मैं एकदम से फट पड़ी थी और बोली, ये सब क्या है जितेंद्र? जितेंद्र ने मुझे जागता देखा तो वो घबरा गया था। कहने लगा, आज रात तुमने गोली नहीं खाई क्या? मैंने आगे बढ़कर जितेंद्र के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और बोली, ये सब क्या है? ये क्या ड्रामा है? जितेंद्र कहने लगा, ड्रामा तो तुम हो, तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें अभी तलाक देकर इस घर से निकाल देता हूँ। जितेंद्र ने बड़ी आसानी से मुझे तलाक देकर रिश्ता तोड़ दी थी। मैं लूटी पीटी सी आलिया के कमरे में आई और कहने लगी, आलिया चलो इस घर से, तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी है। आलिया कहने लगी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यह बात सुनकर दंग रह गई थी और बोली, आलिया तुम अपनी माँ को छोड़ रही हो? तो वो कहने लगी, आप जैसी औरत को तो मैं माँ भी कहना पसंद नहीं करती। मुझे सब मालूम है आपने किस तरह से मेरे बाप को जहर देकर कत्ल किया है।
यह बात सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी और बोली, आलिया तुम इतना बड़ा इल्जाम अपनी माँ पर कैसे लगा सकती हो? वह कहने लगी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे ये सब बातें पापा ने बताई है। याद है जिस रोज मेरे लिए डॉक्टर लड़के का रिश्ता आया था, मैं पापा को मनाने के लिए उनके कमरे में गई थी। तब पापा ने अंदर से कुंडली लगाकर मुझे सारी बातें बता दी थी। वह कहने लगे थे कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे असली बाप को जहर देकर मार दिया था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अब तुम उस लड़के से शादी कर लो, मगर यह ना हो कि किसी और को पसंद करो और फिर अपनी माँ की तरह डॉक्टर लड़के को जहर देकर मार दो। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मैं तो शादी के काबिल ही नहीं थी। अगर मैं अपनी माँ की तरह ही निकली तो क्या होता? मैं आपकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और कस्में खा खा कर आलिया को यकीन दिलाने लगी थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो जितेंद्र को जानती भी नहीं थी। पापा ने मेरा रिश्ता ढूंढा था और उन्होंने ही मेरी शादी कराई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से आलिया को अपने साथ चलने पर राजी किया। मैं अपने भाइयों के घर आ गई थी। मुझे देखकर मेरी भाभियों ने माथे पर बल डाल लिए थे। वो कहने लगी, अब क्या करने आई हो? हमारे हिस्से की तो सारी जमीन हड़प कर गई हो। मैं यह बात सुनकर हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी कहने लगी, ज्यादा भोली मत बनो। हमें सब पता है कि जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी जितेंद्र के साथ की थी, तब अपनी आधी जायदाद उन्होंने जितेंद्र के नाम पर की थी। अब मैं वो सारा किस्सा समझ गई थी। जितेंद्र ने शायद मुझसे शादी भी सिर्फ इसलिए की थी कि उसे पापा ने जमीन और जायदाद दी थी और उसने आलिया को पढ़ाया लिखाया भी उन्हीं पैसों से था। आलिया ने मुझे बताया कि वो गोली जो हर रात में खाती थी, वो आलिया अपने डॉक्टर से नहीं लेकर आती थी, बल्कि वो भी जितेंद्र ने ही आलिया को दी थी, यह कहकर कि मुझे अपना वारिस चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए उसने मेरा बच्चा पैदा नहीं किया। यह बात सुनकर आलिया का दिल टूट गया था, इसलिए उसने जितेंद्र की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बनाकर मेरे सामने पेश किया ताकि मैं इनकार न कर सकूं। इस सब के पीछे जितेंद्र की प्लानिंग छुपी हुई थी। उसने मोहल्ले की एक जवान लड़की से छुपकर शादी कर लिया था। वह मुझे नींद की गोली खिला रहा था कि मैं जल्द से जल्द बिस्तर पर पड़ जाऊं और फिर वह खुल्लम खुल्ला अपनी शादी का ऐलान कर दे। और जहाँ तक आलिया की शादी की बात रही, वो आलिया की भी शादी इसलिए नहीं होने देना चाहता था क्योंकि वो घर में बैठकर खाना चाहता था। उसकी यह प्लानिंग थी कि आलिया कमाएगी और वो बैठकर खाएगा। अब मुझे और आलिया को हकीकत मालूम हो चुकी थी। हम माँ बेटी ने कितने बरस एक धोखेबाज आदमी के साथ गुजार दिए और हम उसके धोखे का पता ही नहीं था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरा नुकसान होने से पहले ही मुझे जितेंद्र की असलियत दिखा दी थी। मैंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी जायदाद वापस ले ली थी। मैंने और आलिया ने अलग घर ले लिया है। अब हम सुकून से रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।